नमस्कार। आप सभी का स्वागत है CDP के टॉप 30 MCQs डेली सीरीज पार्ट 3 के अंदर। आइए शुरू करते हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बच्चों के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या होती है 18, 19, 20 या 32। तो बच्चों के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या, जिसे दूध के दांत भी कहते हैं, टोटल 20 होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है 12, 19, 20 या 22। बच्चों के अंदर स्थायी दांतों की संख्या टोटल 28 होती है, लेकिन यहाँ पर 28 ऑप्शन नहीं होने के कारण हम नज़दीकी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। 22 ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा दंत की संख्या। प्रज्ञा दंत है, जिन्हें ज्ञान दंत भी कहते हैं, की संख्या 6, 1, 4 या 2। तो ज्ञान दंत की टोटल संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, परिमाणात्मक व गुणात्मक अभिवृद्धि, विकास, अहम, इदम। तो इसमें हम विकास का चुनाव करेंगे, क्योंकि विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों है। हालांकि विकास केवल गुणात्मक है, लेकिन विकास खुद के अंदर अभिवृद्धि को भी शामिल करता है। विकास एक बहुत समग्र प्रक्रिया है, जिसके अंदर परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों को शामिल किया जाता है। इस हिसाब से हमारा विकास ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक समझता है कि जो वह कर रहा है वही सही है, न तो उसे कोई रोके और ना टोके। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था है? तो इसमें ऑप्शन 1 है 0 से 2 वर्ष की आयु, 2 से 7 वर्ष की आयु, 7 से 12 वर्ष की आयु, 13 से 18 वर्ष की आयु। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 एकदम सही हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष की आयु, जिसे हम उत्तर शेषवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, दोनों द्वारा या पूर्वजों के द्वारा। तो हम जानते हैं कि बच्चों में लिंग का निर्धारण कारण पिता के द्वारा होता है। पिता का Y गुणसूत्र और X गुणसूत्र, जिसमें X जाएगा तब फीमेल और Y जाएगा तब मेल होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वह है मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज भी कहते हैं। स्टर्न ने, वेस्लर ने, बिने ने, टर्मन ने। तो हम जानते हैं कि मानसिक आयु की अवधारणा का विकास फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने ने किया था। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, मेंटल एज है वो 12 वर्ष है, तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125, 183, 120, 110। हमें पता है कि किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए टर्मन ने एक संशोधित सूत्र दिया है 1916 के अंदर, जो है MA/CA गुणा 100। MA/CA गुणा 100। इस सूत्र के अनुसार जब हम 12/10 गुणा 100 करते हैं तो ऑप्शन सी 120 है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक परीक्षण है वो शब्द का प्रयोग किसने किया? बिने ने, केटल ने, टर्मन ने या स्टर्न ने? तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केटल ने किया था 1890 ईस्वी के अंदर, और गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो ऊपर हमने जो बुद्धि लब्धि ज्ञात की है बालक की 120, उसके अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, MA/CA गुणा 100। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र कब व किसने दिया? 1912 स्टर्न ने, 1916 कुलमान ने, 1916 टर्मन ने, 1922 स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो सर्वप्रथम में स्टर्न ने दिया था, लेकिन स्टर्न ने केवल MA/CA दिया था। वर्तमान में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र चल रहा है वो 1916 के अंदर टर्मन ने दिया है MA/CA गुणा 100। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है? कौन से सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है? पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पदानुक्रमिक सिद्धांत। अधिगम में ये सिद्धांत रॉबर्ट घेने ने दिया है, और बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो सिरिल बर्ट और वर्नर ने दिया है। बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत की, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत है
स्पीयरमैन ने दिया है और बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 से कम या फिर 18 से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 से कम। हालांकि बाल अपराधियों की एक स्टैंडर्ड आयु 7 वर्ष से 14 वर्ष मानी जाती है, लेकिन 18 से कम है वो भी बाल अपराधियों के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, जिन बालकों की है शैक्षिक उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में है अन्य बालकों से निम्न या कम रहती है, तो वे बालक कहलाते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक या अपराधी बालक। तो वे हो जाएंगे पिछड़े बालक, इनको हम शैक्षिक रूप से पिछड़े भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, कम बुद्धि वाले लोग भी सृजनात्मक हो सकते हैं और अधिक बुद्धि वाले लोग, बुद्धिमान जो कहते हैं, वो भी कम सृजनात्मक हो सकते हैं। और ऑप्शन 2 है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। बुद्धि का जो मापने के लिए बुद्धि परीक्षण है उनके द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन नहीं हो सकता, ये कथन गलत है। सृजनात्मकता मापने के लिए अपने अलग परीक्षण है, जैसे मिनीसोटा परीक्षण है, टीटीसीटी परीक्षण है, टी टेस्ट है, बाकर मेहंदी परीक्षण है, पासी टेस्ट है, आरएटी है, ये सृजनात्मकता परीक्षण के लिए। और अगला ऑप्शन है, सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनात्मक बालक होगा उसकी बुद्धि औसत से अधिक होगी। एक बार रोकते हैं इसको, अगला ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि अंतर होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 एकदम सही हो गया है कि सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। तो गिलफोर्ड ने जो सृजनात्मकता के लिए परीक्षण तैयार किया है उससे संबंध में कौन से गुण हैं जो एक सृजनात्मक बालक में होने चाहिए। पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ, विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, निरंतरता, लोचनशीलता, मौलिकता, विस्तार। तो गिलफोर्ड ने मिनीसोटा जो परीक्षण था टॉरेंस का, उसको संशोधित करके टीटीसीटी परीक्षण बनाया, जिसे हम टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने 4 प्रकार के तत्व बताए और जिन बालकों के अंदर निरंतरता, लोचनशीलता, मौलिकता और विस्तार का गुण होगा वो अधिक सृजनात्मक होंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, मूड। 6ठी कक्षा तक उसकी उपलब्धि अच्छी थी लेकिन 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो इस हिसाब से हम कहते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा था। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक है। वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो गाल्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन या वुडवर्थ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गाल्टन। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक गाल्टन को कहा जाता है। और अगर आधुनिक व्यक्तिक विभिन्नता के जनक पूछ ले तो एडलर हो गए। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तकें, सहपाठी। तो इसमें हम अधिगम का मुख्य चालक है वो अभिप्रेरणा को कहेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ है। क्रिया प्रसूत अनुसंधान जो स्किनर ने दिया है उसका शिक्षक के लिए कौन सा निहितार्थ है। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने का अवसर दे। तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार स्किनर ने पुनर्बलन को महत्व दिया और पुनर्बलन के 3 प्रकार भी बताए हैं, जिसमें सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, अनुपात, सतत असतत पुनर्बलन।
इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। स्किनर के अनुसार अगर स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत न दे इसमें, तो फिर प्रवृत्ति को रोचक बनाने वाला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन जब स्किनर का सिद्धांत के अनुसार पूछे तो स्किनर ने पुनर्बलन पर महत्व दिया और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? बालक को मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरणा को जागृत करने के लिए कौन सा तरीका कम से कम काम में लिया जाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति जिसके हम ग्रुप वर्क कहते हैं, प्रवृत्ति को रोचक बनाना अर्थात शिक्षण विधि है उसको रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो इस हिसाब से कम काम में लिए जाने वाला तरीका पुरस्कार होगा, क्योंकि बाकी वाले सभी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर के भी बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, लेकिन पुरस्कार है अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर बच्चों में अभिप्रेरणा उतनी नहीं रहेंगी जितनी कि कम बार इस्तेमाल करने पर होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। और ये स्किनर का कथन है कि अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया है? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की और कोहलर। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है वो वाइगोट्स्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक स्किनर होंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा ये करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना होगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि की स्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए बाकी वाली चीज़ें आवश्यक है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आवश्यक है। विद्यार्थियों को किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, अर्थात जब विद्यार्थी गलती करता है तो हमारे जो शिक्षण का उद्देश्य है वो सार्थक नहीं होता है, इसलिए हमें वापस उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। और उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले विद्यार्थियों में कहाँ कमी है, कहाँ सीखने में उन्हें कठिनाई आई है, ये जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण करना भी अनिवार्य है। इस हिसाब से शिक्षण विधि को स्थायी रखना, अगर हम शिक्षण विधि को स्थायी रखेंगे तो जिस विधि से पहले पढ़ाया था बालक को समझ में नहीं आया, समझने में कठिनाई आई, उसी विधि से अगर दोबारा पढ़ाएंगे तो बालक को समझने में फिर से कठिनाई आ सकती है। इसलिए हम शिक्षण विधि को कभी स्थायी नहीं रखना चाहिए, समय समय पर बदलता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता। सिंपल है, इसमें नकारात्मकता हो जाएगा। और हम बाकी वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। वैधता वह होती है एक मूल्यांकन जिसके लिए तैयार किया जाता है, अगर वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह वैधता हो गई। विश्वसनीयता, अगर एक बालक अलग किसी मूल्यांकन परीक्षण को देता है और अगर अलग अलग टीचर भी उसको जांचे तो उसके नंबर समान आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें विश्वसनीयता का गुण है। और निदानात्मकता, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई इसको जानने के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी वाले सभी है वो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के अनुसार है। ज्ञान को बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रतन प्रणाली से मुक्त करना, अनुभव आधारित सिखाना और बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना अर्थात सर्वांगीण विकास करना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीएफ इस पर बल नहीं देता है। एनसीएफ के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परीक्षणों के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें अब देखिए पहले परीक्षण होते थे लेकिन अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी आ गया, तो ये उससे अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन 4 से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। देखिए ये हिंदी से संबंधित प्रश्न आ गया है, बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव
परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से। इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण के अनुसार। किसी विशिष्ट क्षेत्र में बालक की प्रगति को जानने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न और इसी तरह हमारी डेली सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। इस तरह के टेट्स एग्जाम से रिलेटेड डेली एक टेस्ट सीरीज़ हम चैनल पर लेके आएंगे। थैंक यू।